चलिए आज शुरू करते हैं पहला लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले लेक्चर की जो शुरुआत है वो हाइड्रोस्टैटिक्स है, तो मैं पूरा एलैबोरेट करता हूँ एक्चुअली पूरा मसला क्या है। तो मसला ये है कि सबसे पहली बात ये पूरा टॉपिक कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, यानी ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ही पार्ट मान लीजिए जिसमें हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। फ्लूइड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या चीजें हैं? फ्लूइड्स वो चीजें होती हैं जो फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, उन चीजों को फ्लूइड्स कहा जाता है जो फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं ठीक है, पहले इसके बारे में पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में लिख दूं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। It is a branch of physics in which we study about fluids। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूइड्स। अब सवाल उठता है कि फ्लूइड्स क्या है? तो वो सारी चीजें फ्लूइड्स कहलाएंगी जो फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो सभी चीजें फ्लूइड कहलाएंगी जो फ्लो कर सकती हैं। तो अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो कौन कौन सी चीजें फ्लो कर सकती हैं? एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं एंड गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। तो हम लिक्विड्स को भी फ्लूइड्स कहते हैं और गैसेस को भी फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, कुछ जानकारियां आपको हम दे दें पहले से ही कि फॉर फ्लूइड्स जो यंग मॉडुलस होता है वो भी 0 होता है और शियर मॉडुलस भी 0 होता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस 0 नहीं होता है। इसी वजह से आप अगर ध्यान दें तो आपने इलास्टिसिटी में जब पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने? जब फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा, जब भी क्वेश्चन हमने लिक्विड्स के बारे में या गैसेस के बारे में किए तो हमेशा क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस गिवन था, कभी यंग मॉडुलस शियर मॉडुलस गिवन नहीं था। तो इसका कारण यही है कि किसी भी फ्लूइड के लिए यानी लिक्विड्स और गैसेस के लिए यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस 0 होता है। उसके पास केवल और केवल बल्क मॉडुलस ही होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज जैसे। ठीक है, एक कैटेगरी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक कैटेगरी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरे को कहा जाता है हाइड्रोडायनामिक्स। दोनों कोर्स में है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं स्टैटिक्स और डायनामिक्स का क्या मतलब होता है। स्टैटिक्स का मतलब तब जब चीजें रुकी हुई हो और डायनामिक्स का मतलब तब जब चीजें मोशन में हो। अब यहाँ पे सवाल उठता है हाइड्रो शब्द अचानक से कहाँ आ गया? तो एक्चुअली किसी भी फ्लूइड को इजीली स्टडी करने के लिए हम सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे इजीएस्ट एग्जांपल जो मानेंगे वो पानी मानेंगे।
तो पानी के लिए हाइड्रो शब्द यूज अक्सर किया जाता है। इस वजह से ही हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी अगर हम पानी को या किसी भी फ्लूइड को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हाइड्रो लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ पानी के लिए ही स्टडी बता रहा हूँ। हाइड्रो का मतलब हम कन्वीनियंस के लिए अपनी हम पानी को बार बार एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, लेकिन जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सभी फ्लूइड्स पे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, सब पे एप्लीकेबल होंगे। आ गई बात समझ में? तो ये है हाइड्रोस्टैटिक्स, ये है हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे पहले। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जब वो किस कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा, मतलब बह नहीं रहा होगा। तो मेरे हिसाब से क्या, बल्कि फिजिक्स के हिसाब से, जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तो इसका मतलब उसे कहा जाता है कि वो किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे ये कहा जाए कि फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम। आई बस वन में, तो हेडिंग डालते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? It is a branch of fluid mechanics. It is a branch of fluid mechanics in which we study about fluids when it is at rest state, that is in equilibrium। अलग से नहीं लिखा हूं मैं, यहीं पे क्लियर कर दिया है कि at rest state मतलब फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम। इस बात को समझिएगा। अगला सवाल, मतलब अगला जो टर्म आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स में आ गया। अब हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में जो पहला टर्म आपके सामने आएगा दैट विल बी थ्रस्ट। थ्रस्ट पहला टर्म आपके सामने आया। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? पहली बात तो थ्रस्ट तभी आपके सामने आएगा जब लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा, यानी फ्लूइड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा। जब कोई फ्लूइड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड क्या करता है? उस सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है। फ्लूइड क्या करता है? उस सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करता है। वो जब वो परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करता है तो इसी फोर्स को हम लोग अपनी भाषा में थ्रस्ट का नाम देते हैं। आई बात समझ में? तो मैं लिख रहा हूं थ्रस्ट क्या है? द टोटल नॉर्मल फोर्स, the total normal force exerted by a fluid at rest on a given surface, in contact with it is called thrust of the fluid. Thrust of the fluid on that surface. आई बस हमने कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। क्या? पहली बात तो ये नॉर्मल फोर्स है, टोटल नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जो कौन लगाता है? फ्लूइड लगाता है जब वो रेस्ट कंडीशन में हो, यानी फ्लूइड फ्लोइंग कंडीशन की बात नहीं हो रही है। ऑन अ गिवन सरफेस, यानी कि किसी सॉलिड के ऊपर लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है,
थ्रस्ट है तो कुल मिला के फोर्स है, इसको भी F से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is represented by F vector। बाकी SI यूनिट न्यूटन, ठीक है, CGS यूनिट डायन, वो सारी चीजें सेम है, ठीक है। बाकी आपको डायग्रामेटिकली समझना है तो मैं डायग्राम के फॉर्म में बस इतना बता सकता हूं कि मान लीजिए कि ये एक सॉलिड सरफेस है अपने पास, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं, इट इज अ प्लेट इस प्रकार से, ठीक है, और कोई लिक्विड अगर इसके कांटेक्ट में है तो जो सरफेस इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। आई बात समझ में? 90 डिग्री पे फोर्स काम कर रहा है, बात दिख रही है कि नहीं दिख रही है? थोड़ा 3D में इमेजिन करिएगा। आ रही बात समझ में? प्लेट के सरफेस में, मतलब यहाँ पे कोई लिक्विड है मान लो ऊपर से कांटेक्ट में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई लिक्विड जो है वो इस लिक्विड के अंदर ये प्लेट रखी हुई है, बात समझिए। लिक्विड किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री में एंगल जो लगाएगा, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? थ्रस्ट कह देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, मतलब समझ गए ना? एक लिक्विड था, लिक्विड के अंदर ये प्लेट रखी हुई थी, ठीक है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में था, तो लिक्विड ने प्लेट के ऊपर 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाया है, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यही फोर्स हमारे लिए क्या है? थ्रस्ट है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि ये थ्रस्ट हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही लगता है, ठीक है, इस बात को प्रूव किया जाए, ठीक है। वैसे सवाल बढ़िया है, वैसे नॉर्मली कोई इस बात को जिक्र उठाता नहीं है, लेकिन मैं उठा रहा हूं इस बात को कि आप उतनी देर से सुन तो रहे हैं कि जो नॉर्मल फोर्स होता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसी को थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये नॉर्मल फोर्स है, यानी सरफेस के 90 डिग्री पे काम करने वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये बात अगर कोई कहे कि प्रूफ करो, कि प्रूफ करिए कि जो थ्रस्ट होता है वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे लगता है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको हम रब कर रहे हैं और हम प्रूफ करते हैं कि थ्रस्ट हमेशा सरफेस के 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन है प्रूव दैट थ्रस्ट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट। ये सवाल है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन, बहुत छोटा, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड बह तो सकता नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लूइड कैसा हो गया? इन इक्विलिब्रियम, ठीक। ये सिद्ध करना है कि फ्लूइड सरफेस के नॉर्मली काम करता है। मैं मान लेता हूं कि पी पॉइंट पे जो थ्रस्ट काम कर रहा है वो तिरछा काम कर रहा है, ले भाई, ठीक है ना, सरफेस से तिरछा काम कर रहा है, मान लिया थीटा एंगल पे, मतलब जो थ्रस्ट है हमारा वो सरफेस से थीटा एंगल बना के तिरछा काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये ऐसे नहीं लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, राइट। यानी कुल मिला के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं। न्यूटन अंकल ये कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर फ्लूइड ने यानी पानी ने
सरफेस पे एक्शन किया है तो सरफेस भी पानी के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये कौन सा कौन बीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो आप गौर से समझिए, इस रिएक्शन फोर्स के अगर मैं कंपोनेंट कर देता हूं तो ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये पानी बह, अच्छा ये कंपोनेंट हो गया, बेकार हो गया, क्या ये पानी बह रहा है, राइट, नहीं बह रहा ना। तो इसका मतलब अगर गौर से देखा जाए तो ये फोर्स जो इसको इधर बहाने की जो कोशिश हम दिखा रहे हैं, क्या वो ये काम कर पा रहा है, नहीं। भाई अगर ये फोर्स लग रहा था तो पानी को बहना चाहिए, लेकिन पानी काहे में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये फोर्स लगा ही नहीं, है कि नहीं। भाई छोटी सी बात, पानी है ना, कोई बहुत भारी चीज नहीं है ये, ठीक है। अगर ये पानी की एक बूंद है छोटी सी, तो जरा सा फोर्स लगने पे इसको बहना चाहिए, इट शुड फ्लो, और फ्लो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो यहां दिख रहा है जबरदस्ती, ये है ही नहीं, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। लिखेंगे बिकॉज फ्लूइड is at rest, therefore r cos theta should be 0, तो cos theta should be 0, तो theta should be, नहीं समझे, hence proof। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे f cos theta करके क्यों नहीं किया, आप इधर f को कंपोनेंट में कर देते। अरे चच्चा, हम फ्लूइड के मॉलिक्यूल से सॉल्व कर रहे हैं, ये f इस पेंदी पे लगा है, सरफेस पे, और ये r पानी पे लगा है, विज्ञान है ये, समझे, ध्यान से सोचिए। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पानी ने जो सरफेस पे लगाया वो f है, ठीक है, और सरफेस ने जो पानी पे लगाया वो r है। और क्योंकि मैं कैलकुलेशन पानी के हिसाब से कर रहा हूं तो मैं पानी वाले फोर्स की बात करूंगा, राइट, क्लियर। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, यानी इसका मतलब गुरुजी ने ऐसे जो तिरछा बनाया वो गलत बनाया, मतलब हमने आप कन्वर्स प्रूफ किया है, पहले गलत मान के सिद्ध किया कि हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब प्रूव हो गया। कन्वर्स को गलत प्रूफ करना भी एक तरीका होता है प्रूफ करने का। बात समझ में आ गया या नहीं आ गया, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला टर्म है अपने पास फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा क्या कि फ्लूइड ने जो फोर्स लगाया उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो प्रेशर में क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फ्लूइड प्रेशर मतलब फ्लूइड ने जो फोर्स लगाया यानी थ्रस्ट अपॉन कितने एरिया में लगाया, तो यही क्या बन गया, फ्लूइड प्रेशर। यानी फ्लूइड प्रेशर की डेफिनेशन में आप लोग थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया लिखते हैं, ना कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आई बात समझ में, ये सिंपल प्रेशर नहीं है, ये फ्लूइड का प्रेशर है, ठीक है। तो अगला टर्म है हमारे पास फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, द थ्रस्ट exerted by the fluid at rest, बार बार देखिए at rest आ रहा है, at rest per unit surface area, per unit surface area in contact with it, in contact
with it is called fluid pressure, is called fluid pressure। समझ गए? प्रेशर हमेशा से एक स्केलर क्वांटिटी ही मानी जाती है। बाय द वे इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती, इस वजह से इसको स्केलर कंसीडर किया जाता है। आई बात समझ में? तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and it is represented by क्या? कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं चलूं तो P फॉर फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल टू F फॉर थ्रस्ट अपॉन A फॉर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यूनिट की बात कर ली जाए तो हमेशा की तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको असल में पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है? फ्लूइड प्रेशर के कुछ और भी अच्छे अच्छे यूनिट्स हैं जो कि आपको हम बता दें। ठीक है? अदर यूनिट्स ऑफ फ्लूइड प्रेशर, अदर यूनिट्स ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जिसमें पहला होता है एटीएम। ठीक है? एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल ये होता है। दूसरा होता है एक बार। ठीक है? इसी के नाम पे पढ़ा है आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहता है। ठीक है? बैरोमीटर मतलब जिसमें प्रेशर नापा जाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और एक टॉर भी आता है, ये बहुत ही रेयरली यूज्ड यूनिट है, इसमें 133 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है? एक और यूनिट है mm ऑफ Hg, लेकिन उसका कंसेप्ट जब हम बताएंगे तभी उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है? तो एक और मेथड होता है, ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर के मामले में सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी लॉ के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। ठीक है? पास्कल्स लॉ, इसको रब कर रहे हैं पास्कल्स लॉ। ये याद हमेशा रखिएगा कि पास्कल्स लॉ तभी इस्तेमाल किया जाता है जब फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है? आप नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि मैं हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से सब कुछ हर केस में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि फ्लूइड इज एट रेस्ट। ठीक है? तो बात करें हम लोग पास्कल्स लॉ की। बहुत ही अच्छा लॉ है। जितनी भी हाइड्रोलिक चीजें आज तक आप लोगों ने जानी हैं वो सब पास्कल्स लॉ के ऊपर ही काम करती हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक जैक हो गई, हाइड्रोलिक क्रेन हो गई, कुछ भी हाइड्रोलिक जो आप जानते हैं, डिस्क ब्रेक। ठीक है? ये सब हाइड्रोलिक है। ठीक है? डिस्क ब्रेक तो देखा ही होगा, सुना ही होगा, है ना? तो लॉ क्या कहता है पहले हम आपको ये बताते हैं। तो लॉ की पहली ही लाइन में लिखा है कि इफ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, इफ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, if fluid is in equilibrium, मतलब इस बात को ध्यान में रखा जाए तभी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। then the pressure exerted at any point of the fluid is transmitted to all points of fluid
uniformly and undiminishedly. यूनिफॉर्मली एंड अनडिमिनिशली, दैट इज कहने का मतलब ये हो गया कि जितना प्रेशर आप एक जगह पे लगाओगे वो हर जगह आपको उतना ही मिलेगा, मतलब डिवाइड नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेटअप है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेरिकल, ठीक है, और एक वेसल टाइप का है जिसमें एक छोटा सा पिस्टन लगाने का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ढेर सारा फ्लूइड भरा हुआ है जो कि फ्लो नहीं कर सकता है। यहां पे हम आपकी सुविधा के लिए ऐसे मान लीजिए हमने 3 बैरोमेट्रिक अरेंजमेंट, यानी बैरोमेट्रिक अरेंजमेंट कह लें या कुछ भी ऐसा जो प्रेशर नाप सकता हो फ्लूइड का, वो हमने यहां पे सेट कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने फ्लूइड इस पिस्टन को नीचे दबाया P प्रेशर से, तो बनी बात है ये क्या है, फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब आपने इस पिस्टन को सपोज P प्रेशर से नीचे की ओर दबाया, तो फ्लूइड दबा, जब फ्लूइड दबेगा तो यहां पे कुछ रीडिंग आई P1, यहां पे इस जगह कुछ रीडिंग आई P2 और यहां पे कुछ इस जगह रीडिंग आई P3। तो ये रीडिंग्स का रिलेशन ये है कि हियर ये जो P1 आता है, ये जो P2 आता है, सब P3 आते हैं, ये सब बराबर होते हैं आपस में। यानी अगर फ्लूइड भागे ना, फ्लो ना करे, तो आप अगर 10 पास्कल एक जगह लगाओगे तो यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10 मिलेगा, हर जगह 10 ही 10 मिलेगा, अंदर भी 10 मिलेगा, किनारे भी 10 मिलेगा, बीच में भी 10 मिलेगा, हर जगह। ठीक है, यही है पास्कल्स लॉ। आई बात समझ में? अब हमें पास्कल्स लॉ प्रूव करना है, प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ का प्रूफ अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, 2 वजह से। पहली बात तो इसमें आपको पहली बार क्लास 11th में हम ये बताने जा रहे हैं कि एरिया भी एक वेक्टर की तरह लिया जा सकता है, जो कि हमने अभी तक आपको ना बताया और ना ही 11th में अभी तक कोई सुन पाया था। अभी तक जितना आपने पढ़ा हमेशा एरिया को आपने स्केलर ही माना, कभी आपने एरिया को एरिया वेक्टर नहीं कहा। ठीक है, अब आप बहुत इत्मीनान से और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर का फंडा क्लियर हो गया तो आपको अगले साल तक बहुत आराम हो जाएगा, क्लास 12th में भी। ठीक है, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर है, बस फर्क इतना है कि अभी तक हम लोग एरिया निकालते थे तो सिर्फ ज्योमेट्री का जो एरिया का फॉर्मूला होता था, सपोज स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिया, रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी कर दिया, है ना, अगर ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ज्योमेट्री और बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, तरीका अब भी वही है, लेकिन इससे सिर्फ क्या निकलता है, एरिया का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरिया की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है माय डियर, वेक्टर का एक सीधा सिद्धांत है, हर उस चीज को वेक्टर बना सकते हैं, मान सकते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जा सके। सपोज ये मेरा हाथ है, मानते हैं, हाँ मानना ही पड़ेगा। तो अगर ये एक सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर है, समझे? एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलरली लिया जाता है। यू कैन से नॉर्मल टू द सरफेस, मोस्टली बुक्स में यही लिखा जाएगा।
नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि परपेंडिकुलर शब्द लगाया जाता है किसके लिए, जब एक लाइन के ऊपर लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और नॉर्मल शब्द तब लगाया जाता है जब एक सरफेस के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में? क्या वो ज्योमेट्री का पार्ट है, मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। कुल मिला के अब आप ये समझिए कि अब आप ये सोचिए कि ये डायरेक्शन कैसे हो सकती है। तो डायरेक्शन इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर वेक्टर है तो अगर उसका ओरिएंटेशन बदले तो डायरेक्शन बदलना चाहिए, तभी तो वेक्टर है। तो देखिए अगर मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ तो देखिए क्या एरिया वेक्टर साथ साथ घूम नहीं रहा उतना ही एंगल से, जल्दी समझ जाओ। 360 डिग्री हाथ थोड़ा ना घुमा लेंगे, ठीक है, बस लिमिट आ गई। आई बात समझ में? यानी कि हाथ के साथ एरिया वेक्टर भी रोटेट कर रहा है, यानी वी कैन एसोसिएट एरिया विद द डायरेक्शन। आई बात समझ में? यानी आज के बाद आप ये समझिएगा कि एरिया भी एक वेक्टर होता है और एरिया के ऊपर भी ऐसा साइन बनाया जा सकता है। आप बुरा ना मानिएगा अगर बना दिया जाए कहीं पर। आई बात समझ में? तो ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं एरिया पास्कल्स लॉ का, ठीक है। हेडिंग डालते हैं प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। इसमें करना क्या है, वैसे तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी आपके लिए पहली बार है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हो ही सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन कि हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बीकर है, और हम यहाँ पे एक बॉडी ले रहे हैं जो कि इसकी जो साइड्स हैं उसमें एक जनरल शेप है, ठीक है, और इस तरीके से है। मैंने कहा था बड़ा लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ये है बीकर, ठीक है। हेडिंग पड़ चुकी है, मान लीजिए हेडिंग आपने डाल ली है, और इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ा देता हूं मैं बीकर की, ताकि पूरा का पूरा बीकर पानी में डुबोया जा सके। मतलब सॉरी, पूरा का पूरा ये जो बॉडी है, ठीक है, इसको पानी में डुबोया जा सके। ऑब्वियसली जब इतना आपने कर ही डाला है, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे वो थीटा है। अब थ्रस्ट जो होता है वो हर सरफेस पे काम करेगा। ये जो फ्लूइड है आपका, ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, तो इधर काम करेगा। मान लीजिए मैं इस सरफेस का नाम दे देता हूं 1, ये जो स्लैंटिंग सरफेस है। जो लेटी वाली सरफेस है इसका नाम मैं दे देता हूं 2, और जो इस तरफ जो सरफेस पड़ रही है इसका नाम मैं दे देता हूं 3, ठीक है। तो आपको 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है। तो जो थ्रस्ट काम करेगा उसको मैं F1 यहाँ लिखूंगा, जो थ्रस्ट इधर से काम करेगा, ठीक है, इसको मैं F3 नाम दे देता हूं। जो थ्रस्ट ऐसे काम करेगा, नीचे की डायरेक्शन से जो काम करेगा, इसको मैं F2 कह देता हूं। बात समझ में आ गई? बोलिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फोर्स की भी डायरेक्शन हो जाएंगी, सॉरी फोर्स की हो गई, एरिया की भी हो जाएंगी, है ना भाई। इसकी एरिया की डायरेक्शन है ना, मैं साइड में लिख दूं कॉमा लगा के। ये A2 एरिया हो गया, ये A3 एरिया हो गया, और ये A1 एरिया हो गया। दिक्कत बस इसी में है थोड़ी सी, बाकी आप वैसे भी जानते ही हो कि जब वेक्टर x या y डायरेक्शन में ना हो तो कंपोनेंट कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एरिया और फोर्स हैं तो दोनों वेक्टर, लेकिन इस वाली साइड में कोई लफड़ा नहीं क्योंकि y डायरेक्शन है, इस वाली साइड में कोई लफड़ा नहीं क्योंकि x डायरेक्शन है। यहाँ लफड़ा ही लफड़ा है। बस इतना ही सॉल्व कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए
इस तरीके से मुझे फोर्स दिखाई दे रहा है, F1 वाला फोर्स ये दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री आती होगी तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो अब ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप घर में ज्योमेट्री लगा के देखिएगा, तोड़ फोड़ के देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो बात में से कहिए। ठीक है। या भी देखिए आखिरी में समय मिलता है तो हम बताते हैं। बात समझ में आ गई? फिलहाल आप अगर नहीं भी करना है, बायो वाला कोई स्टूडेंट है तो सीधे सीधे वो याद कर लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एरिया या फोर्स है वो वर्टिकल साथ उसका एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कंपोनेंट आ गया वो कितना हो गया? F1 cos थीटा, वो इस तरफ कितना हो गया? F1 sin थीटा। ये कंपोनेंट बेकार हो गया। इसी प्रकार जो फोर्स का हिसाब किताब है वही हिसाब किताब किसका है? एरिया का। ठीक है। इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। इस तरफ कंपोनेंट A1 cos थीटा आएगा, वो इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा? A1 sin थीटा आएगा। कंपोनेंट होने के बाद वेक्टर बेकार हो गया। अब क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज़ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सारी चीजें आपस में क्या होगी? बैलेंस होंगी। ठीक है। तो गौर से देखिए, F3 काम कर रहा है HA और F1 sin थीटा काम कर रहा है HA। ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है और ये वाला नेगेटिव एक्स की तरफ है। तो बिकॉज फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से F3 बराबर आ गया है किसके? F1 sin थीटा के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार से A3 बराबर आ गया है किसके? A1 sin थीटा के। दो इक्वेशन बन गई। इन द सेम वे अब इसमें आ जाइए, F2 ऊपर की तरफ है और F1 cos थीटा नीचे की तरफ है। ठीक है। तो F2 बराबर आ गया है F1 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। और इसी प्रकार से A2 बराबर आ गया है किसके? देखो, A2 A1 cos थीटा के। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस डायग्राम का और इन सारे कंपोनेंट्स का काम खत्म हो गया है। अब आप क्या करिए, फोर्स वाले में फोर्स वाले से डिवाइड कर लीजिए और एरिया वाले में एरिया वाले से डिवाइड कर लीजिए, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे। क्या करेंगे, पहले आप थर्ड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए। थर्ड अपॉन फर्स्ट करने का मतलब है F2 अपॉन F3 बराबर, नहीं, फर्स्ट अपॉन सेकेंड करिए, सॉरी, फर्स्ट अपॉन सेकेंड करिए तो क्या हो गया? F3 अपॉन A3 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5, डरिएगा नहीं, इतनी ज्यादा इक्वेशन बन रही है। ऐसे ही 3 और 4 को डिवाइड कर लीजिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो F2 अपॉन A2 बराबर क्या हो गया? F1 अपॉन A1। कुछ दिखा? F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1, यानी F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2 के बराबर है, और F1 अपॉन A1 ही F3 अपॉन A3 के भी बराबर है। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2 बराबर F3 अपॉन A3। फोर्स अपॉन एरिया यानी थ्रस्ट, फोर्स नहीं था, थ्रस्ट था। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया इज फ्लूइड प्रेशर। तो P1 बराबर P2 बराबर P3। दैट इज, कहने का मतलब क्या आ गया? P की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी फ्लूइड अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो बॉडी की, मतलब हर जगह फ्लूइड में कहीं भी देखा जाए प्रेशर क्या रहता है? सेम। आ गई बात समझ में?